कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, स्कॉलर हैं, ऑथर हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का कमर चीमा जी। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आज एक बात करनी है, वो एक तो डेवलपिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड प्लस हमारे इस खित्ते के हवाले से भी है। वो ये है कि इंटरनेशनल प्रेस में, वेस्टर्न प्रेस में अगर देखें, तो पहले हम एक टर्म सुना करते थे जी, एशियन सेंचुरी है। अच्छा, अब धीरे-धीरे कई लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है इंडियन सेंचुरी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अभी जो रिसेंटली इंडिया कनाडा ये जो एक डिप्लोमैटिक टसल बनी है, जिसमें मतलब ये कनाडा ने इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने फिर आगे एक दूसरे के बंदे निकाल दिए, अभी कुछ और मसाइल चल रहे हैं, इंडिया ने कहा कि आप कनाडा और अपने डिप्लोमेट निकाले। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें 2 एंगल हैं। एक एंगल तो ये है कि सारा वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश है और कनाडा के साथ नहीं खड़ा। एक दुनिया ये भी कह रही है कि इंडिया का वज़न इतना बढ़ चुका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमैटिक कि अब जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए इंडिया को अनॉय करना मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, आप हाउ डू यू सी दिस कि क्या ये जो एशियन सेंचुरी से जो इंडियन सेंचुरी की बातें हो रही हैं, दिस इज़ टू अर्ली टू टॉक, या कि ये जो वेस्ट की जो डिमांड है इंडिया के हवाले से, या जो वेस्ट की नीड है, उस हवाले से ये खुश करने के लिए या उनको एक वैल्यू करने के लिए ये भी दिया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड, हमें इस चीज़ का भी पता है कि इंडिया की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है। इकोनॉमी को देख लें और भी चीज़ों को देख लें। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? देखें, जो मुझे समझ आ रही है कि इंडिया ने पिछले कुछ वक्त से अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़ी बोल्ड इंडिपेंडेंट डिसीशंस लेनी शुरू कर दी हैं। जाहिर है इसके पीछे उनकी कुछ तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम वो मुल्क नहीं है जो 47 में एक कॉलोनी के तौर पे आज़ाद हुए थे और हमारी इकोनॉमिक बेस बड़ी कमज़ोर थी, हमारी डेवलपमेंट की कोई ज़्यादा बड़ी बुनियाद नहीं थी। अब हम एक इमर्जिंग फोर्थ से लेके थर्ड इकोनॉमी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो इंडियन सेल्फ कॉन्फिडेंस तो समझ आता है, लेकिन क्या ये इंडियन सेंचुरी हो गई है बजाय एशियन सेंचुरी के? तो मेरे ख्याल से इट्स टू अर्ली टू से, एज आपने कहा है, क्योंकि चाइना का वेट अभी भी मैंने चेक किया है इंडिया से, जहाँ तक उनकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, डिफेंस इंडस्ट्री में उनकी एडवांसमेंट है, वो इंडिया से बहुत अभी ज़्यादा मजबूत है। तो इसलिए इट इज़ टू अर्ली, प्रेमेच्योर टू से कि दिस इज़ द इंडियन सेंचुरी, बट डेफिनेटली इंडिया का दुनिया के इंटरनेशनल फोरम में जो है, एरिना, पॉलिटिकल एरिना में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसकी बात ज़्यादा सुनी जा रही है और उसका वेट जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अलबत्ता ये भी साथ साथ कहना चाहिए कि वेस्टर्न पावर्स जो हैं, आप कह रहे हैं कि वो चुप हैं। मैंने अभी अभी एक बयान, आपके इत्तेफाक से मैं सुबह सुबह चेक करता हूँ कि लेटेस्ट क्या खबरें आ रही हैं, तो स्टेट डिपार्टमेंट में मैंने देखा है कि जो जर्नलिस्ट हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी, इंडिया का जो मौक़िफ़ है खालिस्तान पे कि ये वेस्ट के अंदर अपनी रेफरेंडम कराते हैं और ये सारी हरकतें करते हैं, ये इंडिया के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, तो आपका क्या ख्याल है? तो वहाँ पे जो स्पोक्स पर्सन था उसने कहा कि अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट अमेंडमेंट, आई थिंक, हाँ, हम्म। ये इट इज़ विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब ये उन्होंने कह दिया है, तो अगर हम कहें कि दे आर कीपिंग क्वाइट, दैट इज़ नॉट ट्रू। मेरे ख्याल से वेस्टर्न पावर्स और ख़ास तौर पे सुपर पावर जो अमेरिका की है, वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान को भी तो कल्टीवेट किया है ना, और एम्बेसडर जो हैं वो शायद ग्वादर भी होके आए हैं, और ये तो सारा एक बैलेंसिंग फैक्टर भी है। हम्म। सो आई वुड नॉट इमीडिएटली एग्री कि ये इंडियन सेंचुरी है, लेकिन इंडिया का वेट डेफिनेटली दुनिया में माना भी जा रहा है और इंडियन जो हैं वो कॉन्फिडेंट भी नज़र आते हैं।
उन्होंने क्या किया कि ये जो G20 की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर उन्होंने थर्ड वर्ल्डिज्म को बहुत जोर दिया है और अफ्रीकन मुल्कों को, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को भी मेंबर बना लिया है। तो इस तरह से आप देखें इंडिया की गुडविल जो है ना, वो आउटसाइड यूरोप या आउटसाइड द वेस्टर्न वर्ल्ड वो बढ़ती जा रही है। तो इस एतबार से इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडिया की बात सीरियसली सुननी भी पड़ती है, लेकिन रिमेंबर द वेस्टर्न पावर्स हैव नो फ्रेंडशिप विथ एनीवन which doesn't fulfill their own national interests। तो वो इस एंगल से देखेंगे और इंडिया को उतना ही अकोमोडेट करेंगे जितना उनके इंटरेस्ट को सूट करता है। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी बात की है कि वो अपने इंटरेस्ट को देखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक रॉ में ऑल द वेस्ट इज लुकिंग देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट? फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उसको सवाल किया जाता है इंडिया कनाडा के मामलात में, तो वो कहती है हम बड़े कंसर्न्ड हैं, परेशान हैं, लेकिन यूएन के पोडियम पे जाके वो कहती है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाएं सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है। और उधर वो कनाडा वो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस वाला, अमेरिकन ने, डॉक्टर जयशंकर अभी अमेरिका थे यूएन के सेशन के बाद, बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी जो ट्रीटमेंट दिया है, डिप्लोमेटिक जी जी। ट्रीटमेंट दिया है। तो ये तो फिर लेकिन कई लोगों का कहना ये है, वेस्टर्न अगर आप प्रेस पढ़ें, वो कहते हैं कि जाने तो कनेडियंस ने अमेरिका के लिए दी हैं। ठीक है। अगर यूक्रेन की जंग देखें तो $7 अरब तो पैसा कनाडा ने दिया है। अफगानिस्तान में तो कनाडा में लड़ना है। तो ग्रेट पार्ट्स ऐसे ही करते हैं, दिस इज हाउ दे सेल्फिशली बिहेव, कि वो एक्चुअली अपने। दे डू, एक्चुअली दे डू। वो कोई एक पॉलिसी नहीं रखती जब तक कि कोई बहुत ज्यादा उनकी कॉन्फ्रंटेशन ना हो जाए। दे कीप दे कीप बैटिंग ऑन ऑल हॉर्सेस, ये वाला अप्रोच है जो होती है ना सुपर पावर्स, ग्रेट पावर्स, दे कीप ऑन ट्राइंग ऑल द ट्रिक्स इन द ट्रेड। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी जब जयशंकर जी अपना अमेरिका में थे, तो जिस तरह कल्टीवेट किया गया उनको, उससे तो लगता है कि अमेरिका इज कोटिंग इंडिया वेरी वेल। और जयशंकर का क्लेम है कि फर्स्ट वी अंडरस्टूड वन अनदर, नाउ वी वर्क टुगेदर, कुछ इस किस्म का बयान है कि वी आर वर्किंग टुगेदर। तो मेरे ख्याल से जो मुझे समझ आती है कि वेस्टर्न पावर्स को कहना ही पड़ेगा कि भाई प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, सो वी वुड लाइक इंडिया टू कोऑपरेट। ये अगर वो ना कहें तो उनका जो सारा क्लेम है फ्रीडम ऑफ स्पीच का और ये और वो खतरे में पड़ जाता है। लेकिन साथ साथ उनको ये भी पता है कि ना खालिस्तान बनने का कोई चांस है और ना इंडिया को एलियनेट करके उनके कोई भी इंटरेस्ट पूरे हो सकते हैं एशिया के अंदर, ख़ास तौर पे साउथ चाइना सी के अंदर और ये और वो। सो दे कांट रियली एंटेगनाइज इंडिया आइदर। लेकिन वो कैसे इसको वर्कआउट करेंगे, मेहल कोशिश यही होगी कि ये कनाडा और इंडिया का जो हुआ है ना स्टैंड ऑफ, वो किसी तरीके से वक्त के साथ डिफ्यूज़ हो जाए और ये केस जो है निज्जर के असैसिनेशन का, इसको किसी तरीके से या तो वो क्या कहते हैं डेली डिस्कशन से हटा दिया जाए। ये भी आपको पता है एक तरीका है कि एक इशू को आप डिस्कस ही ना करें तो वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, या कोई इंक्वायरी करके किसी किस्म की तो एक नतीजे पे पहुंच जाएं। अब ये वक्त बताएगा कि किस तरह ये हैंडल करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि इस दफ़ा, और ऑस्ट्रेलिया की जो है फॉरेन मिनिस्टर, आई डिडंट नो दैट, कि उन्होंने कहा है कि इंडिया शुड बी इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में तो इंडिया का आना जो है ना, वो वक्त के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है इनएविटेबल होता जा रहा है और इंडियंस भी जो हैं उसको समझते हैं। सो लेट्स सी हाउ इंडिया प्लेज इट्स कार्ड्स। एट द मोमेंट दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वेरी कॉन्फिडेंट, बट ऑल्सो समवट कंप्लेसेंट, यानी दे आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड अपनी पोजीशन को। बट द वे आई अंडरस्टैंड वेस्टर्न पावर्स,
they bet on all horses, and so we don't know कि एक्चुअली क्या आगे चल के बात बनेगी। डॉक्टर साहब, इससे लिंक एक सवाल करता हूँ आपको कि कनाडा को तो अगर हम अपने दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो कनाडा को तो एक जो डिप्लोमेटिकली बैकफुट पे कर दिया है, सब ने मिला के, इंडिया समेत कनाडा सबको मिला दिया। ये मसला अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जिक्र किया कि उसने कहा जी अंडर फर्स्ट अमेंडमेंट हम देखिए जो रेफरेंडम है ये हम हमारे यहाँ ये कोई वो सेपरेटिस्ट वो उसको वो ये कोई कानून नहीं हमारा तोड़ रहा, ये हमारे लॉ जी, के अंदर है। सो अगर इंडिया बोलता भी है ऐसे रेफरेंडम, क्योंकि ऐसे रेफरेंडम कनाडा में भी हुए हैं आई थिंक, अगर अमेरिका में भी होते हैं, और भी रिसेंटली थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था कि इंग्लैंड के अंदर भी जो इंडिया के एम्बेसडर है उनको कुछ इस तरह का इशू करना देखना पड़ा। Do you believe that this is getting a permanent issue for India, or do you think that this is linked with the election hype which is coming in a few months? Because at the end of the day, ये क्योंकि दो तीन मुल्कों में अगर देखें ये सारे मेन स्ट्रीम वेस्टर्न वर्ल्ड है, बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, अगर यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं तो इसके अलावा और कहाँ पे हो सकता है? अगर अमेरिकन कहते हैं भाई ये हमारे डोमेस्टिक वो आता है, फ्रीडम है। कनेडियंस भी यही कह रहे थे, लेकिन कनेडियंस को इंडिया टफ टाइम दे रहा था। ब्रिटिश को भी इंडिया जो है वो थोड़ा टफ टाइम दे रहा है, ज़्यादा असर्ट कर रहा है, बोल रहा है, कंप्लेंट्स कर रहा है। डू यू थिंक दिस इज गेटिंग अ परमानेंट फीचर, अ परमानेंट चैलेंज फॉर इंडिया इन द डेवलप्ड वर्ल्ड? well, at the moment this is a very uh, prominent challenge. Whether it is permanent or not I don't know, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिया को अकोमोडेट करना ही वेस्टर्न पावर के इंटरेस्ट में है एज सच, लेकिन दे आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाट दे थिंक कि उनके सिस्टम की बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो किस तरह वो इसको बैलेंस करेंगे? अभी जैसे वैसे आपने जैसे बताया कनाडा में जो इंडियन हाई कमिश्नर वांटेड टू गो आई थिंक टू सम गुरुद्वारा और उनको एंटर नहीं होने दिया गया यूके 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 के अंदर। हाँ, यूके के अंदर। तो ये बड़ी एक प्रोवोकेशन है, लेकिन अ, अब देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको कैसे हैंडल करती है, क्योंकि क्या गुरुद्वारे में सिख रिलीजन के मुताबिक किसी को एंट्री से बैन किया जा सकता है? कुछ लोगों का ख़्याल है कि नहीं। मैंने वो हैं अपना एडिटर अजीत के मानेक साहब, उनका ये एक आर्टिकल पढ़ा है। वो कहते हैं मानेक, उनका नाम है सतनाम सिंह मानेक। तो वो कहते हैं कि नहीं, सिक्खी के मुताबिक इस किस्म का बैन लगाना अ, हमारी सोच के खिलाफ है। तो कई एंगल इसके बनेंगे, लेकिन आपकी बात सही है कि कुछ वक्त तक अब इंडिया को खुद डिटरमिन करना है कि कितना वो अपना वेट क्लाउड दुनिया के अंदर एक्चुअली इस्तेमाल कर सकते हैं, और कितना उनको अ, थोड़ा संभल के अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से जो मेन बात है कि इन प्रिंसिपल वो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे तो द वेस्टर्न पावर्स आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। हाँ जी, लेकिन एट कोई होम। तरीका तरीका निकालेंगे कि ये जो इंडिया ने एक अग्रेसिव स्टैंड ले लिया है कनाडा का, इसको टॉलरेट किया जाए ताकि हम्म दोनों तरफ एक बैलेंस हो जाए। हम्म लेकिन अगर एक आइंदा वक्त के लिए ये भी है कि असैसिनेशन किसी का हो जाना, ये हमेशा एक बहुत बड़ा इशू बनेगा अगर ये वेस्ट में होता है। वेदर इंडिया वाज बिहाइंड इट और नॉट, दिस इन इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये बताइएगा कि इसमें थोड़ा सा मैं एक और क्वेश्चन भी कर दूं। कल इंडिया के अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो सहाफ़ी हैं उनके घरों में पुलिस ने रेड की है अर्ली मॉर्निंग, जिसमें मर्द और ख़वातीन थे, और उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो चाइना से पैसे ले रहे हैं फॉर अ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। ये डू यू बिलीव दैट द प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पोजीशन में आ गए हैं कि वो अब असर्ट कर रहे हैं अपने आप को? कनाडा देख लें, चाइना देख लें,
पाकिस्तान को भी उन्होंने बड़ा, जैसे वो कहते हैं ना, एक देयर इज़ अ क्लाइमेट है, एक एनवायरनमेंट है इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली इंडियन मीडिया के अंदर अबाउट पाकिस्तान। सो दैट क्लाइमेट जो है, मुझे ऐसे लग रहा है कि मच ऑफ दिस, उनकी ज़रा थोड़ा-सा इस पे ज़रा कमेंट कीजिएगा, मच ऑफ हिज़ जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज़ लिंक्ड विद हिज़ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और मच ऑफ हिज़ फॉरेन रिलेशंस दे आर लिंक्ड विद द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अगर आई उनके कहना, जी सर, जी, जी। जी, जी, आई एग्री विथ यू। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खालिस्तान का इशू जो है, और ये कहते हैं ग्रैंड कंस्पिरेसी थियरी, आई डोंट बिलीव इन इट, कि इंडियन गवर्नमेंट खास खुद ही ये सारा खालिस्तान का इशू उन्होंने रेज किया है ताकि इलेक्शन के अंदर वो नज़र आए कि दे आर डिफेंडिंग इंडिया एंड दे आर अनकॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द सॉवरेंटी ऑफ इंडिया और ये और वो। आई डोंट थिंक कि इस किस्म की थ्योरी में कोई ज़्यादा वेट है, बट वी कैन नेवर ओवर रूल के इस किस्म की भी हरकतें सियासी सियासी तौर पे होती हैं। लेकिन डोमेस्टिक इशू जो है और फॉरेन पॉलिसी का कनेक्शन तो हमेशा सियासत में रहता है। यू कैन नॉट सेपरेट द टू कंप्लीटली। खास तौर पे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हों लाइक इंडिया, इंडिया इज नॉट जस्ट ए स्मॉल कंट्री लिमिटेड टू वन रीजन, बल्कि वो इंडिया अब सारे वर्ल्ड के जो है फोरम उसमें अपना उसका रोल प्ले कर रहा है। और यही जो आपने रेड की बात की है, तो मैं देख रहा था कि जो इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस अखबार है हिंदू, उसके फॉर्मर एडिटर मिस्टर राम ने कहा है कि इट इज़ आउटरेजियस। उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग लफ्ज़ों में इसको कंडेम किया, ये जो हरकत हुई है। लेकिन जाहिर है, जैसे आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, कि इंडिया ना सिर्फ असर्टिव है अब अपनी इन पॉलिसीज में और डिटर्मिन्ड है, बल्कि अग्रेसिव भी है। तो अब देखना है कि ये अ, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इंडिया की सब कैलकुलेशन जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही हों जिस तरह के इसको नज़र आ रहा है, कि दे थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ क्लाउट इंटरनेशनली, रीजनली एंड डोमेस्टिक एरिना पे, वो जाके इस किस्म की रेड करके और लोगों को अरेस्ट कर लें। तो ये एक बहुत बड़ी, वैसे भी आप देखें इंडिया के ऊपर जो रैंकिंग हुई थी ना प्रेस फ्रीडम में, तो इंडिया इज 163 एंड पाकिस्तान इज 150। तो इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर प्रेस फ्रीडम के मुतालिक दुनिया में एक देयर इज अ कंसर्न कि आजकल इंडिया में क्या हो रहा है। तो उस एंगल से भी देखना पड़ेगा। लेकिन लार्जली मेरा ख्याल है कि जो प्रो गवर्नमेंट लोग हैं, या जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के समझते हैं कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल स्टेचर दिया है, वो कहते हैं कि इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है, द ठीक रियल है, थिंग ये भी मैं मीडिया, मानता हूँ, ये मीडिया उनका ड्रामे करता है, कॉन्फिडेंस यही है। मीडिया ये है, मीडिया का ये है, ये तो पैसे हैं, ये तो बिकाऊ माल है, ये तो फलाना है। लेकिन लेकिन डॉक्टर साहब, जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, उस ट्रेंड में तो ये है कि कन्फ्रंटेशन एंड फ्रिक्शन बढ़ रही है इंडिया के अंदर। इसकी इसकी ज़ाहिर बात है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन इसके साथ-साथ डॉक्टर साहब एक और सवाल भी मैं ऐड करता चलूँ कि इंडिया का ज़ाहिर बात है, जो ग्लोबल हम एशियन सेंचुरी या इंडियन सेंचुरी की बातें हो रही हैं, और जैसे आपने इंडियन सेंचुरी के वाले से कहा, इट्स टू अर्ली। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मालदीव्स है, मालदीव में इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे ये कहा गया है जी कि प्रो चाइना और एंटी इंडिया प्रेसिडेंट आया है। दैट्स सो राइट। ये जो चीज़ है, ये आप इसको कैसे देखते हैं? फॉर एग्जांपल ये एक, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस, यानी कि इंडिया का इतना वजन बढ़ चुका हुआ है कि एक पूरे के मुल्क के जो इलेक्शन है, बेशक छोटा मुल्क है जैसा भी है, लेकिन इंडिया का वहाँ पे वजन इतना ज़्यादा है कि उन्होंने कहा कि भाई, अगर ये जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, ही इज़ प्रो चाइना, सो दिस इज़ अ ब्लो टू इंडिया। और उसी उसी प्रेसिडेंट के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द इंडियन ओशन रीजन, और जिसके सबसे ज़्यादा स्टेक्स हैं वो इंडिया है। सो ये इंडिया का रीजनल क्लाउड भी बढ़ रहा है, और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर मोदी इसी को कैश इन करते हुए जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी और इस पे जो है वो जी, जी। फोकस मेरी कर। आपके साथ बिल्कुल आई एग्री कि उनका क्लाउड बढ़ रहा है और दे आर असर्टिंग देमसेल्व्स। जैसे चाइना अपने इलाके में हम देखते हैं असर्ट करता है विज़ा विद वियतनाम और फिलीपींस। तो इसी तरह मेहल इंडिया फील्स कॉन्फिडेंट
कि उसके इर्द गिर्द अगर कोई होस्टाइल किस्म की गवर्नमेंट आती है तो वो अपनी नाराजगी का इजहार कर देता है। तो दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ इंडिया लेड बाय नरेंद्र मोदी एंड हिज फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर। देखें इसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा। इसमें कोई शक नहीं कि दिस इज द एशियन सेंचुरी, और मैं एशियन सेंचुरी के दो लीडर्स को मानता हूं, चाइना को और इंडिया को। लेकिन क्या ये अब चाइना को छोड़ के इंडियन सेंचुरी बन जाएगी, ये वक्त ही बताएगा। तो दैट नीड्स टू बी, इट्स टू अर्ली टू से इट, बट देर इज नो डाउट दैट एशिया में एक नई राइजिंग पावर जो है वो इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है। जारी बात है, एक सिग्निफिकेंट रोल है। अगर मेरा जी ख्याल है अगर अमेरिकन के पास इंडिया की सपोर्ट ना होती तो सारी की सारी इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है जी, वो कंप्रोमाइज हो जाती, बल्कि सारे का सारा एग्जैक्टली। वो सारे का सारा वो सारा जिसे कहते हैं ना, उनका मिशन ही कंप्रोमाइज हो जाता। ना तो हम ना तो जापान की इतनी वैल्यू है, ना साउथ कोरिया की है, ना इस पूरे खित्ते में किसी और मुल्क की इतनी वैल्यू है। सो मुझे एक ही जी, मुझे मुल्क है। कोई बता रहा था कि इंडियन नेवल यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे उन्होंने पोस्ट कर दिए हैं, ये साउथ एशिया, साउथ चाइना सी में और क्वाड के जो एरिया है ना उसके अंदर। तो इंडिया की आर्म फोर्सेस भी अब इन्वॉल्व हैं इस इलाके में एक बैलेंस कायम करने के लिए, जो कि आप कह सकते हैं क्वाड के हवाले से कायम हो रहा है। तो बस अभी इंडिया, जी जी जी, जी। ज़ाहिर बात है, वो इंडिया को ये तो एडवांटेज है कि वो इस खित्ते में वो अपनी उनके पास पैसे हैं डॉक्टर साहब, इम्पोर्टेंट जी चीज़ जी, ये है। सबसे बड़ी अब बात ये कल है। मैं उनका देख रहा था, एयर चीफ कह रहा है कि हम कोई 2.5-3 लाख करोड़ का वेपन्स मज़ीद खरीद रहे हैं, जहाज़ खरीद रहे हैं। इमेजिन। S-400 मज़ीद ले रहे हैं। अमेरिका से, इज़राइल से, फ्रांस से, वो बहुत ज़्यादा वेपन्स अभी भी इस वक़्त सिपरी की रिपोर्ट आपके वो स्टॉकहोम का जो है, उसकी जो रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा इस वक़्त द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर अभी स्टिल दोबारा इंडिया हो चुका हुआ है। दोबारा सो इंडिया हो वो चुका है, ठीक है। दोबारा इंडिया हो चुका हुआ है। सो बिकॉज़ दे नो कि हमारे लिए खतरात बढ़ते जा रहे हैं, हमारा जो दुश्मन है वो दैट इज़ टू मच पावरफुल। तो वो उसको इस हवाले से देख रहे हैं, लेकिन लेट्स सी। लेकिन ये चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा और चैलेंज। लेकिन इंडिया की आबादी बड़ी होने की वजह से, इकोनॉमी उतनी बड़ी होने की बहुत बढ़ रही बड़ी मार्केट बनती जा रही है इंडिया, वहाँ पे बाइंग पावर लोगों की बहुत है। मैं देख के आया हूँ कि इंडिया का मेरे ख्याल से 200 से 300 मिलियन बड़ी वो मिडिल क्लास है जिसकी बाइंग पावर बहुत है। आप कभी जाएं इंडियन शहरों में तो उनके बाजार देखें जो जगमग जगमग विद ऑल द प्रोडक्ट्स जो दुनिया में हैं, और इंडिया खुद बेतहाशा चीज़ें खुद प्रोड्यूस कर रहा है, अब मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो इंडिया ने जो कामयाबियां हासिल की हैं यही उसकी बुनियाद है पावर असर्ट करने की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन है कि आप तरक्की भी कर लें, सारा कुछ करें, लेकिन अगर नेशनल यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, 1 और 2 अगर जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो ताकतवर तो हो रहे हैं, इंटरनेशनली वो सपोर्ट तो ले पा रहे हैं, लेकिन अगर घर में लड़ाई शुरू हो जाती है, मणिपुर जी जैसे जी, वाक़यात हैं। अब ये अ, देखना है कि ये जो असर्टिव इंडिया जो इनवर्डली ये जो अब रेड हुआ है और इस किस्म की जो चीज़ें हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बात यह है कि जो ऑपोजिशन है उसके अंदर अभी तक वो दम नहीं नज़र आता कि वो ये 2024 में बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट को सक्सेसफुली चैलेंज कर सकें। लेकिन उनके जो सपोर्टर हैं वो कहते हैं यू कुड बी सरप्राइज्ड बाय व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो वी डोंट नो। आफ्टर हुँ। ऑल जब बैलेट होंगे और जो वोट आएगा तब ही पता लगेगा। लेकिन एट द मोमेंट मोदी एंड हिज गवर्नमेंट सीम सिक्योर, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, असर्टिव, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल इवन सही है। अग्रेसिव, इवन अग्रेसिव आई वुड से। जी मेरा जी ख्याल है डॉक्टर साहब, ये जैसे-जैसे इलेक्शन आएँगे, तेज़ी आएगी, फ्रिक्शन आएगी, तक़सीम होगी। और आपको पता है कि इस हवाले से उनकी जो पार्टी की लीडरशिप है वो अमित शाह और जो राजनाथ सिंह साहब हैं, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान बड़े टफ बयान देते हैं मुझे कि जी पता हम है। वो जी कश्मीर भी ले लेंगे, ये कर लेंगे। नेपाल और खित्ते के हवाले से भी बड़े टफ स्टेटमेंट्स वो देते रहे, उनकी लीडरशिप भी कहती है। सो लगता तो ये है कि अगले जो ये जो इलेक्शन है 5-6 महीने में, इसमें वो उन्होंने फुल पॉलिटिक्स करनी है।
और जी जी, उसमें अगर उनको डिवीजन करनी पड़ती वोट हासिल करने के लिए, सियासतदान कुछ भी कर जाते हैं, आपको पता है ये। बेशक हम बेशक। हमारे हमने इमरान खान साहब को देखा है, अपनी अपनी वोट के लिए उसने हर चीज ही कुर्बान कर दी। हाँ सो ठीक है। सियासतदान कुछ ही कर देते हैं। सो लेकिन इंडिया के अंदर तेजी नजर आ रही है, पॉलिटिक्स के अंदर तकसीम और अफरा तफरी भी नजर आ रही है, इन अ सेंस कि इफ दीज ट्रेंड्स कंटिन्यू एंड दे ग्रो इंडिया के अंदर, अगर ऐसे होता है। लेकिन ओवरऑल उनका जो स्टेबल इकोनॉमिक क्लाउट है और जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है, डिप्लोमेटिक रेलेवेंस है, वो समहाउ वो एक और लाइन में जा रही है, वो मैच कर रही है वर्ल्ड के साथ। लेकिन डोमेस्टिकली वो अपना वो कहते हैं ना, जिस तरह सियासतदान करते हैं, ऑब्वियसली वो वैसे ही करेंगे उसको। ऐसे ही हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर बहुत बहुत इश्तियाक। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। टेक केयर।